पूछना चाहूं, ऐसा किसने कहा था कि जो जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं, प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं। डाइल्यूट वो हमारे पास अम्ल एसिड खत्म हो गए थे ना, ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच वैल्यू इनकी 7 से ज्यादा होती है, ये सभी चीजों को लेकर हम बात कर चुके थे। ठीक है, हाँ चलिए रात सती लग गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे बेस यानी क्षार, बेस यानी क्षार, बेस यानी क्षार को लेकर आज की क्लास में हम बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आपने बेस डाला, ठीक है। बेस वो सब हम डेफिनेशन तीनों कर चुके थे, है ना, तीनों हम डेफिनेशन कर चुके थे। दूसरा हमने क्षारों के बारे में पीएच वैल्यू को लेकर भी बात कर ली थी, सारा डिस्कशन कर चुके थे। हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अम्लों को स्टार्ट किया था, है ना, अम्लों को स्टार्ट किया था। देखिएगा अगर मैं बात करूं किसको लेकर, क्षारों को लेकर, तो क्षार तीन तरीके का हमारे पास क्षार होता है ना, तीन तरीके का होता है। जैसे हमने अम्लों को पढ़ा था, जैसे हमारे पास कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेट बेस, कॉन्सेंट्रेट बेस, एक होता है हमारे पास डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस, इन दोनों को लेकर बात करें, कॉन्सेंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस को लेकर, तो आप क्या बता सकते हो, सेम बिल्कुल, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम बिल्कुल, हाँ सेम बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। अगर मैं यहां पर कोई जलीय विलयन ले लूं, है ना, जलीय विलयन ले लूं किसी का इस तरीके से, और इसमें भी कोई जलीय विलयन ले लूं किसी भी कंटेनर में, और मैं ये कहने लगूं इसमें जो है वो वाटर, और या फिर ऐसा मैं बोलूं जलीय विलयन है किसका, क्षार का, जलीय विलयन है किसका, क्षार का, इस तरीके से भरा हुआ है। मान लीजिए यहां पर ये एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, वाटर प्लस बेस का है, वाटर प्लस बेस का मिक्सचर है ना, और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास वाटर प्लस बेस का मिक्सचर है, क्या है, वाटर प्लस बेस का मिक्सचर है, वाटर प्लस बेस का क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें, आपने कहा। अगर मैं बात करने लगूं आपसे, ये पूछने लगूं इसमें अगर मैं वाटर की मात्रा लेता हूं, कितना वाटर की मात्रा, मान ली फॉर एग्जांपल मैंने 20% ले लिया एग्जांपल के लिए, है ना, और मैंने यहाँ पर बेस कितना ले लिया, बेस मैंने 80% ले लिया, तो इस तरीके के जो बेस होंगे, ऐसा जलीय विलयन जिसमें बेस की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रेट बेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रेट बेस कहलाते हैं। क्लियर है। और जिनमें हमारे पास, जिनमें क्या होती है, जिनमें हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर वाटर ले लेता हूं मैं 70% और बेस ले लेता हूं 30% एग्जांपल के लिए, तो इसमें बेस की मात्रा कम है, तो ऐसा जलीय विलयन जिसमें बेस की मात्रा कम हो जाती है वो कहलाते हैं डाइल्यूट बेस, ना डाइल्यूट बेस कहलाते हैं। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे इस चीज को जो मैंने आपसे बताया, आप लिखेंगे ऐसा जलीय विलयन, ऐसा जलीय विलयन, जलीय विलयन जिनमें, जिनमें बेस की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, सांद्र क्षार कहलाते हैं, सांद्र क्षार कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा अगर मैं कहने लगूं यहां पर किसको लेकर, आप लिखिए ऐसा जलीय विलयन, ऐसा जलीय विलयन, विलयन जिसमें, जिसमें जिसमें क्षार की मात्रा कम हो, की मात्रा कम हो, कम हो, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास डाइल्यूट क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट बेस कहलाते हैं, है ना, डाइल्यूट बेस कहलाते हैं। ठीक है चलिएगा, चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ यहां तक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और हमारे पास वीक बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस दोनों को लेकर बात करेंगे। यहां तक नोट डाउन करेंगे, साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन करें, साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन करिए। हो जाया करे तो बता दिया करो तुरंत, है ना, टाइम खराब नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है आपका टाइम खराब नहीं होगा, टाइम खराब नहीं होना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। कुत्तों को आज गर्लफ्रेंड याद नहीं आती, आज कुत्ते ऐसा नहीं बोलते ना, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, गलत बात है। चलिए नेक्स्ट आगे क्यों आते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस मुझे डेफिनेशन बता दो जरा एक बार, स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या होगा, जो भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होते हैं वीक बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में अंतर बताओ मुझे क्या होगा, दोनों में फटाफट से अंतर बता दो क्या होगा, कैसे आप इसे बताओगे ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, कैसे आप बताओगे स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि अगर अगर जो क्षार यानी जो बेस जलीय विलयन में आसानी से OH नेगेटिव आयन छोड़ देते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, और जो बहुत मजबूरी में छोड़े, आसानी से ना छोड़े OH नेगेटिव आयन जलीय विलयन में, वो वीक बेस कहलाते हैं, है ना, वीक बेस कहलाते हैं। क्लियर है। तो आप लिखेंगे एक बार पॉइंट बनाकर, ऐसे क्षार, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आसानी से, आसानी से OH नेगेटिव आयन छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट बना के लिखेंगे ऐसे क्षार, ऐसे क्षार, ऐसे क्षार जो, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में
विलियन में आसानी से OH नेगेटिव आयन नहीं छोड़ते हैं, कमजोर क्षार कहलाते हैं, यहां तक की चीजों में अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो एक बार बताइएगा, वरना नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहां तक लिखिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें एग्जांपल लिखना चाहिए, आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे NaOH इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे KOH हो जाएगा इसका एग्जांपल, जैसे CaOH का होल ट्वाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल लिखना चाहिए तो आप लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, इसके अलावा NH4OH। ये क्या है, ये सभी के सभी एग्जांपल है, सभी के सभी क्या है, सभी के सभी एग्जांपल है, वीक और स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल है। यहां तक नोट डाउन करिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, एग्जांपल याद रखना चाहिए, रख लेना है ना, कभी ऐसा पूछा नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा पूछा नहीं है कि यहाँ से ऐसा हमारे पास पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा, बेस वो कौन सा, इनकी डेफिनेशन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इनकी डेफिनेशन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिएगा, उसके बाद हेडिंग डालेंगे लवड़ यानी सॉल्ट, है ना, लवड़ यानी सॉल्ट को लेकर बात करेंगे, लवड़ यानी सॉल्ट। चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लवड़ यानी सॉल्ट, लवड़ यानी सॉल्ट को लेकर अगर हम बात करें तो देखिएगा, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है ना। तो आपसे पूछा लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्षार लिया, NaOH, मैंने एक क्षार लिया, कौन सा, एक क्षार लिया NaOH। ठीक है ना, कौन सा लिया, कास्टिक सोडा NaOH। इसकी अभिक्रिया कराई एक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, है ना। तो इससे क्या बनेगा, इससे एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है NaCl, एक सॉल्ट बनेगा, और इसके अलावा इसमें जल भी बनेगा। ठीक है, जल भी बनेगा। अगर मैं ये कहने लगूं, ये क्या है मेरे पास, ये है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कभी कभी इनके डायरेक्टली नाम पूछ लेता है तो नाम लिख लेंगे, कास्टिक सोडा। इसके अलावा ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट NaCl, इसे कहा जाता है टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, या फिर इसे क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। और ये क्या है, ये है जल, इसे कहा जाता है टेबल सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, दोनों लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक बेस है, ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, बेस है, आपने कहा ठीक है। ये क्या है, एक एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है। तो इनके मिलने से क्या बना, सॉल्ट बना, सॉल्ट बना, और क्या बना, और बना वाटर, वाटर। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा, अगर अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है, तो उनके मिलने से लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे इस चीज को। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अम्ल और क्षार के सहयोग से, अम्ल व क्षार के सहयोग से सहयोग से लवण व जल बनने की क्रिया, लवण व जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। यहां तक की चीजों में दिक्कत है तो एक बार पूछेंगे। इस तरीके से हमारे पास लवण बनते हैं ना, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो उससे लवण और जल बनेंगे, और इस अभिक्रिया को कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो सॉल्ट किसके सहयोग से बनेगा, अम्ल और क्षार के सहयोग से बनेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। यहां से मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो एक रिएक्शन पूछ लेता है ना, हमेशा एग्जाम में अधिकतर ये रिएक्शन पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा अम्ल और क्षार के सहयोग से क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। आपसे कहेगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, या फिर कह देगा अम्ल और क्षार के सहयोग से लवण और जल बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, इस अभिक्रिया को। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझते हुए भी तो चलेंगे, है ना, समझते हुए चलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। चलिए एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, वरना तो आगे की ओर बढ़ते हैं, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, चलिए आप बताइएगा। कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछिएगा, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। हाँ, अब नोट डाउन करो, चलिए। बड़े आगे की ओर, नोट डाउन हो गया, बढ़ते हैं ना। हाँ, नोट डाउन,
मोहल्ले वालों का क्या कर दिया मोहल्ले वालों ने। नेक्स्ट, सॉल्ट के टाइप है ना, टाइप ऑफ सॉल्ट, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, सॉल्ट भी यानी लवण भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं लवण के, वो समझिएगा। लवण के भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एसिडिक सॉल्ट और एक होते हैं बेसिक सॉल्ट। अब आप मुझे खुद बता देंगे कि कौन से एसिडिक सॉल्ट होंगे, कौन से बेसिक सॉल्ट होंगे। जैसे सबसे पहला टाइप आता है एसिडिक सॉल्ट और दूसरा आता है हमारे पास बेसिक सॉल्ट, है ना। बेसिक सॉल्ट आते हैं कौन से, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल लिखो से हम पे सीधी खींचिए। एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट, एक होते हैं बेसिक सॉल्ट, दो तरीके के हमारे पास सॉल्ट होते हैं, है ना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट में एसिडिक सॉल्ट, यानी अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, लवण। और एक होते हैं हमारे पास बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण। कौन सा होते हैं, क्षारीय लवण। यानी अगर मैं अम्लीय लवण को लेकर बात कर रहा हूं, देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताई अभी, है ना, मैंने आपको एक चीज बताई, क्या मैंने कहा, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनेगा, यानी अम्ल और क्षार संयोग करेंगे तो लवण बनेगा। अब अगर मैं यहां पर अम्ल कैसा ले लूं, मैं अम्ल ले लूं बहुत तगड़ा, है ना, मतलब देखिएगा, अगर मैं अम्ल ले लेता हूं, है ना, अगर मैं अम्ल ले लेता हूं कौन सा, स्ट्रॉन्ग अम्ल ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग अम्ल, है ना, और बेस जो ले लेता हूं वीक ले लेता हूं, तो अम्ल स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके के जो सॉल्ट बनेंगे वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, क्योंकि अम्ल क्या है इसमें मजबूत है, तो इस तरीके का सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। इसके अलावा मैं ये कहने लगूं कि अगर मैं ये ले लेता हूं, क्षार जो है वो स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं और अम्ल जो है उसे वीक ले लेता हूं, तो इस तरीके के जो लवण बनेंगे वो कहलाएंगे बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। अब आप कहेंगे अब दोनों स्ट्रॉन्ग ले ले, तो उस तरीके के कहलाएंगे उदासीन। क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाएंगे, है ना, उदासीन कहलाएंगे। ठीक है, उदासीन कहलाएंगे, न्यूट्रल लवण कहलाएंगे, है ना, न्यूट्रल। एक और लिख लेना न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल और लिख लेना बीच में, हालांकि न्यूट्रल इसी में आ जाता है, न्यूट्रल यानी उदासीन, न्यूट्रल यानी उदासीन, उदासीन। तीनों को समझिएगा क्या होते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर अगर अम्ल स्ट्रॉन्ग व क्षार क्षार कमजोर हो, क्षार पर क्षार कमजोर हो तब इस प्रकार बने, इस प्रकार बने बने लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, कहलाते कैसे कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्लियर, अम्लीय लवण। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, क्षारीय लवण को लेकर। आप कहेंगे अगर अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस व कमजोर अम्ल हो, यानी वीक एसिड हो, कमजोर एसिड हो, एसिड हो, तब 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 बेसिक बेसिक सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। कैसे सॉल्ट बनते हैं, बेसिक सॉल्ट बनते हैं। उदासीन को लेकर बात करें तो उदासीन में क्या लिखेंगे आप, उदासीन में लिखेंगे आप जब जब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस व स्ट्रॉन्ग क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस व स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसिड का संयोग हो तब तब उदासीन लवण बनते हैं, उदासीन लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, उदासीन लवण बनते हैं। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन एकदम से क्लियर है। देखिएगा सबसे पहली चीज ये समझिएगा, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण बनेगा, है ना, लवण बनेगा। अब भैया अब इसमें जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग, मतलब एसिडिक सॉल्ट, है ना। एसिडिक सॉल्ट का मतलब है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक क्षार होगा। इसमें आ रहा है बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण, इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक हमारे पास अम्ल होगा। अगर मैं बात करूं उदासीन, तो उदासीन कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल हो जाएगी चीज। तो इसमें स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस होगा और स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड होगा, तो इस प्रकार के बने लवण कहलाते हैं क्या, इस प्रकार के बने लवण कहलाते हैं उदासीन लवण। क्या कहलाते हैं, उदासीन लवण। यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार पूछो। मुंबले का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, मुंबले, मुंबल क्या है, मुंबल। ठीक है, एक बार नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछो, वरना तो आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, वरना तो आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, लिखना चाहिए इसमें एग्जांपल लिख लेना कुछ, NaH, NaH2PO4 इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इसका एग्जांपल एक और है हमारे पास, NaHCO3 भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेना NaCl इसका एग्जांपल है। ठीक है, NaCl इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इसको लेकर बात करें तो हमारे पास इसका एग्जांपल है MgOHCl, इसके अलावा ZnOHCl, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इतना तो सिंपल यार, कैसे इतनी भारी भीड़ में कैसे एग्जाम निकालोगे भाई, एक बार बताओ कैसे एग्जाम निकालोगे। अच्छा, फिर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बहुत कमजोर हो ये भी मान लेना, है ना। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा अम्ल और क्षार के संयोग से लवण बनेगा। हमारे पास एक वर्ड आ रहा है एसिडिक सॉल्ट,
तो अगर एसिडिक सॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा, है ना। अच्छा, फिर आ रहा है हमारे पास बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड जो है वो वीक होगा। फिर आ रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों बराबर लेवल के होंगे, यानी जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। ठीक, तो एक बार यहां तक की चीजों को नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन करो। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो मुझसे, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे इनके पीएच वैल्यू कितनी होगी? इनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? कोई दिक्कत समस्या है? अरे हाँ या ना तो बता दिया करोगे। एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के, आपका एग्जाम का लेवल इतना नहीं एग्जाम्पल पूछे जाए, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि दो चारों के दिल में हल्की सी खलबली रहती है, ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, बस उस वजह से। बाकी एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आइएगा। क्वेश्चन से पहले हमें कुछ और भी तो पढ़ना होगा। अरे हाँ, ये ना आप लिखेंगे कुछ हमारे पास पीएच वैल्यू। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी, है ना। एक नोट बना के लिखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज। इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज। वैल्यूज कौन कौन सी इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज है उनको आप एक बार समझेंगे, है ना। एक पॉइंट बना के लिखेंगे पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। नोट बना के लिखेंगे पीएच स्केल की खोज। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने, सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की खोज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुछ हमारे पास इंपोर्टेंट क्या है, हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट सब्सटेंस है जिनके आपसे पीएच वैल्यू पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl का 0 होता है, ये सबसे एसिडिक नेचर का अम्ल है ना, आग जला देता है हाथ पैरों को। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? नींबू। नींबू का 2.3 से 3.4 तक होता है। इसके अलावा बात करें ग्रेट सॉल्ट लेक है हमारे पास, जिसकी पीएच वैल्यू है 10। इसके अलावा बात करें किसको लेकर? NaHCO3 को लेकर, इसकी पीएच वैल्यू है 12। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें किसको लेकर? NaOH को लेकर, इसकी पीएच वैल्यू है 14। एसिड रेन को लेकर बात करें तो 2 से लेकर 5.6 तक के बीच की पीएच वैल्यू वाली रेंज होगी, वो एसिडिक रेन कहलाएगी। इसके अलावा सी वाटर को लेकर बात करें, समुद्री जल की पीएच वैल्यू होती है 8। इसके अलावा यूरिन जो मूत्र होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? यूरिन की पीएच वैल्यू होती है हमारे पास 6। इसके अलावा बात करें किसको लेकर? लार, यानी हमारा जो सलाइवा होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5। इसके अलावा ब्लड जो होता है हमारे पास, ब्लड ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4 से 8.4 तक। सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट ये उदासीन होता है ना, टेबल सॉल्ट जो होता है, बेसिकली टेबल सॉल्ट ये उदासीन होता है और इसकी पीएच वैल्यू होती है 7। अगर हम बात करें किसको लेकर? वाटर को लेकर, इनकी पीएच वैल्यू होती है 7, ये भी न्यूट्रल होता है। अगर बात करें किसको लेकर? नेचुरल रेन को लेकर, इसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5। टी को लेकर बात करें, चाय, चाय की पीएच वैल्यू होती है 5.5 और जो Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी पीएच वैल्यू होती है 9। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? वो थी सोरेनसन। इसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ये इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिखेंगे HCl का 0 होता है, नींबू का 2.3 से 3.4 तक होता है, ग्रेट सॉल्ट लेक का 10 होता है, NaHCO3 का 12 होता है, NaOH का 14 होता है, एसिड रेन का 2 से लेकर 5.6 के बीच होता है, सी वाटर का 8 होता है, यूरिन का 6 होता है, लार का 6.5 होता है, ब्लड का 7.4 से 8.4 तक होता है, सॉल्ट का 7 होता है, वाटर का 7 होता है। नेचुरल रेन 5.5 वाली जो रेन होती है वो नेचुरल रेन होती है जो आजकल पड़ती है। बाकी जो एसिड रेन होगी वो 2 से लेकर 5.6 तक के बीच की होगी। टी जो होती है चाय 5.5 तक होता है और Na2CO3 का होता है 9 ना, 9 होता है। ये इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू है जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। करिएगा नोट डाउन इसे। यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करिएगा तब आप। HCl का 2.5 होता है, अच्छा मैं 0 होता है, बहुत हाईली एसिडिक नेचर का होता है, 0.2 में होता है इसका। ठीक है, बढ़िया आगे की ओर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात बता देना, नोट डाउन हो जाए, छोटा सा पार्ट था, नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट आगे कराइए। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट सब्सटेंस हैं जिनमें पूछ लेता है इनमें कौन सा टेस्ट किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है ना, किस अम्ल के कारण होता है। जैसे जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला आता है मेरे पास कौन सा? सबसे पहला आता है नींबू संतरा। और इसके अलावा हमारे पास नींबू संतरा और खट्टे फल में सीट्रिक अम्ल के कारण होता है टेस्ट खट्टा। इसके अलावा सिरका में किसके कारण टेस्ट आता है? वो है एसिटिक अम्ल। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक और नेटल का एक पौधा होता है, उसमें जो अगर चींटी काट ले तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना। मधुमक्खी काटे तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। और नेटल का पौधा होता है, वो अगर लग जाए पैर में, जो पहाड़ों पर पाया जाता है, उसमें भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है। सिरका जिसे विनेगर बोलते हैं, विनेगर में भी हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है। इसके अलावा नींबू संतरा खट्टे फलों में सीट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? सीट्रिक अम्ल। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? खट्टा दूध में दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध होगा उसमें भी लैक्टिक अम्ल और दही होगी उसमें भी लैक्टिक अम्ल, है ना। इसके अलावा बात करें नंबर 5 को लेकर, बात करें आंवला है, पपीता है, ब्रोकली है, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं, है ना। आंवला, पपीता और ब्रोकली में कौन से होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके अलावा कच्चा आम, अमरूद, इमली, अनानास, इनमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है पालक, टमाटर और घास, इनमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और यूरिन में हमारे पास यूरिक अम्ल होता है। यूरिन में कौन सा होता है? यूरिन में यूरिक अम्ल होता है।
है ना। यूरिन में यूरिक अम्ल होता है, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार आप नॉर्मल सी चीज समझिएगा, नींबू संतरा खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, मधुमक्खी में चींटी के डंक और नेटल के पौधे में फॉर्मिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में दही में लैक्टिक अम्ल होता है, आंवला पपीता ब्रोकली में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, कच्चा आम अंगूर इमली और अनानास में टार्ट्रिक अम्ल होता है, पालक टमाटर और घास में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और यूरिन में यूरिक अम्ल होता है। यूरिन में क्या होता है, यूरिन में यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हुए टेस्ट जिनके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग लगभग अगर मैं ये पोर्शन में, हालांकि बायोलॉजी का भी है और ये पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का भी है, अगर मैं इसको लेकर बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोनों के दोनों। एक तो पीएच वैल्यू को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इससे तो सबसे ज्यादा बनते हैं, है ना। इसके कारण कौन सा टेस्ट होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना? इसके कारण कौन सा टेस्ट होगा, मैं तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट, है ना, फैक्चुअल पार्ट है, इसमें कुछ समझाने का नहीं था इसलिए मैंने लिख लिया, खाली टाइम था इसलिए मैंने लिख लिया। लिखने को कुछ दिक्कत नहीं है, लिख देते, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका, है ना। सिंपल है, कोई टाइम बचेगा आपका ही। इसमें ऐसा नहीं, मैं टेस्ट कर करके बताऊंगा आपको। लार क्या होता है, लार सलाइवा होता है। समय के साथ साथ सब यूज और सवाल है, लार क्या होता है बताओ। अच्छा यार, सलाइवा सलाइवा लार। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर जब हम आएंगे तो हमारे पास आते हैं, आप हेडिंग डालेंगे इंपोर्टेंट केमिकल फॉर्मूले, इंपोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस और उनके यूज, और उनकी यूज। और उनकी यूज, किस तरीके से किसका क्या यूज होता है, क्या इनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्या इनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करें, एक हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर बात करें, इसे कहा जाता है किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, ना, इसे कहा जाता है। प्रीवियस स्लाइड में दो रह गए, अच्छा एक बार रुकिएगा, नोट डाउन कर, नोट डाउन कर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, हो गया अब तो नोट, आगे क्या बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर बात करें, ठीक है, इसका यूज रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। जो आप रिचार्जेबल बैटरी देखते हैं घर में, जो आप बैटरा यूज करते हैं, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से जो लाइट जलती है, उसके जो बैटरी में तेजाब होता है वो वास्तव में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है किंग ऑफ ऑल केमिकल के रूप में इसे जाना जाता है ना, किंग ऑफ ऑल केमिकल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार इसे, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू एक चीज बताती है, जैसे आपकी आपका जो मार्कशीट होती है वो क्या बताती है, बताओ मार्कशीट क्या होती है, मुझे बताओ मार्कशीट क्या होती है, एक बार बताना जरा, मार्कशीट क्या होती है, मार्कशीट क्या होती है, मार्कशीट बताती है आपकी औकात क्या है ना, यही तो बताती है मार्कशीट। उसी तरीके से पीएच वैल्यू बताती है वो क्षार होगा, अम्ल होगा, या क्या होगा, ये उसकी पीएच वैल्यू बताती है, पीएच स्केल के आधार पर बताते हैं, ठीक है। चलिएगा, आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका यूज, इसका यूज रिचार्जेबल, रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है, बैटरी में किया जाता है, में किया जाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसे किंग ऑफ ऑल केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल केमिकल कहा जाता है, कहा जाता है। इसके अलावा आप लिखेंगे इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बनते हैं किसको लेकर, ये पॉइंट बनते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर। सबसे पहले रिचार्जेबल बैटरी में यूज किया जाएगा, किंग ऑफ ऑल केमिकल इसे बोला जाता है, और ऑयल ऑफ विट्रॉल इसे बोला जाता है, किसको, वो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहां तक की चीज को नोट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। 76% थी 12वीं में औकात, अच्छा, ज्यादा ही कम रह गई, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी।
अरे अलग अलग डेफिनेशन आ रही है, सब अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, क्या बात है भाई क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, नोट डाउन करिए। अगला अगला था हमारे पास नाइट्रिक अम्ल। कौन सा था? नाइट्रिक अम्ल। हेडिंग डालेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। अगर नाइट्रिक अम्ल को लेकर बात करें तो सबसे पहली चीज, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये ये जो है किससे क्रिया नहीं करता? धातुओं से क्रिया नहीं करता है। सबसे पहली चीज है ना, यानी धातु के ऊपर डालोगे, जैसे हम एसिड को डालेंगे तो धातु गलने लगेगी, मेटल गलने लगेगी, लेकिन ये मेटल से क्रिया नहीं करता HNO3। सबसे पहली चीज। दूसरा, इसका यूज जो है वो उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। इसके अलावा विस्फोटक बनाने में सही है ना, इसका नाइट्रिक अम्ल का। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्वारेजिया बनाने में करते हैं। एक्वारेजिया किसके संयोग से बनता है? HNO3 और HCl के संयोग से एक्वारेजिया बनता है, और इनका अनुपात कितना होता है? HNO3 का 1 और HCl का 3 अनुपात लेते हैं, तब एक्वारेजिया बनता है। ठीक है, तो एक बार आप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यह ऐसा अम्ल है, ऐसा अम्ल है जो मेटल से क्रिया नहीं करता है, मेटल से क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में, सेकंड आप लिखेंगे इसका यूज, इसका यूज उर्वरक व विस्फोटक बनाने में किया जाता है। विस्फोटक बनाने में किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में, पॉइंट नंबर 3 बनाकर आप लिखेंगे इसका यूज, इसका यूज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। और एक्वारेजिया क्या होता है उस चीज को समझिएगा। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है हमारे पास, अगर मैं HNO3 और HCl का मिक्सचर लूं तो उससे बनेगा मेरे पास एक्वारेजिया। क्या बनेगा? एक्वारेजिया बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा। और इनका अनुपात बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बता भी नहीं सकते कितने एग्जाम में चीज पूछी गई है। अगर मैं HCl का अनुपात कितना लेता हूं? अगर मैं HCl का अनुपात लेता हूं कितना? अगर मैं HCl का अनुपात लेता हूं 1 अनुपात, और HNO3 का 1 अनुपात, और HCl का लेता हूं 3 अनुपात, तो उससे बनेगा मेरे पास एक्वारेजिया। कभी भी इस अनुपात को बिगाड़ोगे कभी भी एक्वारेजिया नहीं बनेगा। एक्वारेजिया कब बनेगा? सबसे पहली चीज, एक्वारेजिया बनता किसके सहयोग से है? HNO3 और HCl के सहयोग से एक्वारेजिया बनता है, जिसमें HNO3 का 1 अनुपात और HCl के 3 अनुपात लेने पर एक्वारेजिया बनता है। ठीक है, एक्वारेजिया बनता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो एक बार यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। मैं बताता हूं यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी अम्ल है जो कि मेटल से रिएक्शन नहीं करता है? वो है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके अलावा किसका यूज उर्वरक बनाने में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है, बारूद गोला बनाने में किया जाता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। आपसे पूछेगा एक्वारेजिया बनाने में किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो 2 अम्ल है, HNO3 और HCl, दोनों के दोनों 1 अनुपात 3 के अनुपात में मिलते हैं, तब एक्वारेजिया बनता है। तब क्या बनता है? तब एक्वारेजिया बनता है। क्लियर है? यहां तक की चीज को नोट डाउन करेंगे। ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल HNO3। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे क्यों बढ़े। ये अपने आप में अलग चैप्टर आता है ना, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूलेस वगैरह को देखते हैं, है ना। केमिकल फॉर्मूले में लिखवा था, मैं केमिकल फॉर्मूले के साथ उनकी यूज भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिएगा बढ़े। आपकी साजिद अली, बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, एक्वारेजिया पता क्या होता है? एक्वारेजिया आपने कभी कभी यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। ताले पर हम एक लिक्विड गिरा रहे हैं, ताला एकदम से फूक जा रहा है ना, गल जा रहा है, तो HNO3 डालोगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, HNO3 डालोगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को मिला दिया तो इतना तगड़ा इफेक्ट पड़ता है कि लोहे को गला देता है। अधिकतर कभी कभी चोर जो है इसका यूज करते हैं ताले तोड़ने के लिए, है ना। ठीक है, एक्वारेजिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, HCOOH, HCOOH, ये कहलाता है हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहलाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज समझिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज कहां पर होता है? जैसे आपके कपड़ों पर दाग लग जाता है ना, आप एक लिक्विड का यूज करते हैं, वो ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है, जो दागों को हटा देता है। इंक के दाग हटाने में यूज होता है। इसके अलावा फोटोग्राफी में, है ना, फोटोग्राफी जो फोटोग्राफर होते हैं ना, वो पहले तो, अब तो खैर इतना यूज नहीं होता। जब पहले एक रील आती थी ब्लैक कलर की, और उस रील से फोटो निकाले जाते थे, तो उस रील को साफ किया जाता था किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से। इसके अलावा फोटोग्राफी में यूज हो गया, है ना। इसके अलावा हम किसमें यूज करते हैं? टमाटर का जो स्वाद होता है वो भी ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं ना, आर्टिफिशियल रेन में उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। इसके अलावा हमारे पेट में जो किडनी स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन जो होता है वो भी ऑक्जेलिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण ही होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण ही होता है। हाँ ठीक, तो एक बार आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टमाटर में स्वाद, टमाटर का स्वाद इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है, कारण होता है। इसके अलावा आप लिखेंगे नेक्स्ट, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखेंगे कृत्रिम रेन, आर्टिफिशियल रेन में भी इसका यूज होता है।
रेनफॉल में इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। आप लिखें किडनी स्टोन इसी के कारण होता है, किडनी स्टोन इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है। किडनी स्टोन भी किसके कारण होता है? इसी के कारण किडनी स्टोन भी होता है। यहां तक की चीजों में अगर किसी तरीके की कोई परेशानी, सबसे पहले टमाटर में स्वाद ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मूला HCOH होता है। दूसरा, फोटोग्राफी में जो रील्स होती थी उनको साफ करने में इसका यूज होता था। आर्टिफिशियल रेन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन भी इसी के कारण होता है। किडनी स्टोन भी क्या होता है? किडनी स्टोन भी इसी के कारण होता है। हाँ, पालक वगैरह वो तो मैंने लिखवाया है ना, वो तो मैंने अभी के लिए लिखवा दिया है ना, वो सारे तो मैंने लिखवाए थे आपको। ठीक, चलिएगा एक बार इस चीज को समझिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। एक बार आप नोट डाउन करेंगे। आज से हमने स्टार्ट कर दिया था केमिकल फॉर्मूलेज और उनके यूजेस को देखना, और अब आगे की कल की क्लास में इसके आगे की चीजों को देखेंगे ना। अभी अभी काफी बचे हैं। जैसे मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास टार्ट्रिक अम्ल भी आते हैं, है ना। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल भी आता है, इसके अलावा बोरिक अम्ल भी आता है, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आता है ना। इसके अलावा बुझा हुआ चूना भी आता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, टेबल सॉल्ट भी आता है। अभी तो काफी काफी पोर्शन बचे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज पता क्या आती है? सबसे बड़ी चीज आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अब हम कल क्या करेंगे समझिएगा। कल हम सबसे पहले अपने बचे हुए पोर्शन को करेंगे, और उसके बाद ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर को लेकर, पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन है, 20 या 25 क्वेश्चन के करीब है। ठीक है, तो कल का टारगेट सुनो आप। सबसे पहले कल आप जो अब तक एसिड, बेस और सॉल्ट में मैंने आपको पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा रट्टा मार के आओगे, याद करके आओगे। कैसे भी करके आना है, अच्छे से रिवीजन करके आना है, जो कंसेप्ट बताए हैं सारी की सारी चीजों की। दूसरा, कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम अपने बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और कल ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये 25 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट है। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पर्टिकुलर इस चैप्टर को लेकर पूछे गए। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, रिवीजन करके अच्छे से आइएगा। ठीक है, कल की क्लास मिलते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा, फिर हम आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा।